गुड मॉर्निंग दर्शकों। आज आपने जैसा देखा होगा, हमारे कैप्शन में ही हमने शुरुआत में लिख दिया है, वॉक इन टॉक का आज का मुद्दा राजनीतिक मुद्दा है। और सुबह सुबह हम इस राजनीतिक मुद्दे को इसलिए छू रहे हैं क्योंकि 2 दिन पूर्व आपने देखा होगा कि बिमल गुरुंग अचानक से कोलकाता में प्रकट हुए। 3 वर्षों बाद अचानक से उनका कोलकाता में प्रकट होना लोगों को अचंभित कर दिया। और उसके बाद उन्होंने जो घोषणा की कि वह एनडीए यानी बीजेपी का साथ छोड़कर तृणमूल कांग्रेस के साथ इस वर्ष आगामी जो 2021 का चुनाव है उसको लड़ेंगे, रुख पूरी तरह बदल गया। अचानक देखते देखते पहाड़ का जो सर्द मौसम है वह गर्माहट में तब्दील हो गया। लोगों के अंदर एक जिज्ञासा जागी कि अब पहाड़ पर क्या होगा। जो समतल में बैठे हैं उन्हें पहाड़ की भूमिका पर हमेशा ही एक सपोर्ट की आवश्यकता रही है। जो समतल के जो राजनीतिक दल हैं या समतल में जो बैठे हैं राजनीतिक लोगों का एक बहुत बड़ा विचार रहा है कि पहाड़ जो है हर बार चुनाव में एक बड़ी भूमिका निभाता है। तो आज हम इस बारे में बात करने के लिए आज बरसाना आए और बरसाना में रहते हैं बिन्नी शर्मा, जो एक वक्त हिल्स तृणमूल कांग्रेस के प्रवक्ता भी रह चुके हैं और वरिष्ठ नेता भी हैं, और साथ ही इन्हें पहाड़ की राजनीति का चाणक्य भी कहा जाता है। बिन्नी जी अभी वॉक करते हुए हमें मिलेंगे। हमने बिन्नी जी से बात की थी और ये हमें उपलब्ध हुए हैं। नमस्कार बिन्नी जी। नमस्कार नमस्कार। बिन्नी जी, जैसा हमने अभी थोड़ी देर पहले इंट्रो दिया है, हमने कहा कि आप इधर आ जाइए। हमने कहा था कि बिमल गुरुंग ने 3 वर्षों बाद अचानक से कोलकाता में आकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें संबोधन किया कि उन्होंने भाजपा का साथ छोड़ दिया है। उन्होंने अपने तर्क दिए, कई तरह के तर्क दिए कि इस वजह से छोड़ा, हम बाहर थे, भूमिगत थे। तो कहीं ना कहीं इससे पहाड़ की राजनीति अचानक से बदल तो नहीं जाएगी कहीं? देखिए, राजनीति करने का अधिकार सबको है, लेकिन राजनीति करने के तरीके जो है ना अलग अलग रहते हैं। तो अधिकार और तरीके में तो अंतर रहते ही है। तो हमने भी मीडिया में ही देखा कि 2 दिन पहले कलकत्ता में एक होटल में, निजी होटल में उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और मोर्चा के और बाकी तमाम लीडरों को भी हमने वहाँ पे देखा। देखिए, अच्छी बात है, चलिए उनको राजनीति करना है, उनका एक मुद्दा है और मुद्दा को जो है उन्होंने मुद्दा को लेके ही वो नेता बने थे 2007 में। लेकिन उनका जो मुद्दा था, जो मांगने का तरीका था, हमें लगता है वो गलत था। ये हिंसा, आगजनी, बंद, लूटपाट, विपक्षियों को जो है राजनीति करने ना देना, उनको अपनी जगह से जो है दार्जिलिंग से जो विपक्षी पार्टी के लोग हैं उनको वहाँ से भगाना, ये आपस में ही, ये हमारी जाति जो आपस में ही जो लड़ रहे थे, वो एक बड़ा गलत संदेश जा रहा था। खैर, सब अपना अपना कर्म करते हैं और कर्म का फल भी यही होता है। जिस तरह का आंदोलन हुआ पहाड़ में बड़ा दुर्भाग्यजनक था। जिस तरीके से हुआ, अगर उसको डेमोक्रेटिक तरीके से करते हैं, संविधान के तहत करते, तो मुझे लगता नहीं कि अवस्था आती। आप इसको गलत क्यों मानते हैं? सुभाष घिसिंग सिंह के समय में भी तो इससे भी ज्यादा उग्र आंदोलन हुआ था। तो वही से सीखना चाहिए ना। मेरी बात, मैं आ रहा हूँ उसमें, सीखना चाहिए ना। तभी भी तो हुआ था। 1200 से अधिक लोग मारे गए थे। सरकारी आंकड़ा 1200 का, लेकिन उससे अधिक लोग मारे गए थे। तरीका तभी भी गलत था। जहाँ हिंसा की राजनीति होती है, जहाँ भी किसी मुद्दा जो है हिंसा उस पर हावी हो जाता है, तो तरीका गलत होता। मैं इसलिए बोल रहा हूँ। तब भी क्या मिला बताइए? इतने 1986 में जो आंदोलन हुआ, 1986 में इतने लोग मारे गए, हुआ क्या? आके डीजीएससी में सारी बात समेट गई। तो यहाँ 2007 से लेके आंदोलन होता रहा और जाके कहाँ पे जाके अटक गए 2012 में, जब ये जीटीए फॉर्म हुआ। तो हुआ तो वही ना, जो मुद्दा था उनका, जो गोरखालैंड का, वहाँ तो नहीं पहुँच पाए। उसके भी कई अड़चनें रही होंगी, कई कानूनी बाधाएं रही होंगी, या तो जिसके साथ वो लोग थे 12 साल तक, जिनको उन्होंने एमपी बनाया, जिस पार्टी को, बीजेपी को उन्होंने पहाड़ में आगे बढ़ाया, कि पहाड़ का पहला, बंगाल का पहला सीट ही जो है बीजेपी को दार्जिलिंग से मिला था।
और उन्होंने उनको बेवकूफ़ बनाया, उनको लटका के रखा, बेवकूफ़ बनाया। और उनको शायद 12 साल बाद, नेपाली में हम लोग कहते हैं कि 12 साल मतलब खोलापनी फर्क नहीं, 12 साल में तो नदी भी जो है अपना रुख बदल लेती है। तो 12 साल बाद उनके एहसास हुआ, 12 साल बाद उनको शायद इस बात को मालूम चला हो कि नहीं भाई, हम गलत रास्ते पे थे। और बंगाल की माननीय मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ही जो है ऐसी है जो कहती है और वो करती है, और वो उन्होंने स्वीकारा है प्रेस कॉन्फ्रेंस में। ये बड़ी बात है देखिए, कि पहाड़ के लिए, पहाड़ के विकास के लिए, पहाड़ की उन्नति के लिए, पहाड़ के लोगों के लिए जो है उन्होंने, उनका जो भी पदक्षेप रहा, उनका जो भी कार्यनीति या कार्यविधि, जो भी कार्यशैली रहा है, उसको स्वीकारा है। ये बात तो वो खुद ही उन्होंने स्वीकारा है इस बात को। नहीं, लोग तो ये भी कह रहे हैं कि यह एक भय है, क्योंकि उनके ऊपर कई सारे मुकदमे, मामले हैं, जिसकी वजह से वह भयग्रस्त होकर आखिरकार उन्हें अपने करियर को, राजनीतिक करियर को जिंदा रखने के लिए, बचाए रखने के लिए वापस आना पड़ा। इसमें कितनी सच्चाई मानते हैं आप? देखिए, कहीं ना कहीं मैं व्यक्तिगत तौर पे तो मानता हूँ इसमें सच्चाई है, क्योंकि 3-3 साल तक अपने राजनीतिक कर्म क्षेत्र से बाहर रहना, अपने लोगों से बाहर रहना और दार्जिलिंग से बाहर रहना अवश्य कठिनाई पूर्वक रहा होगा, कठिन परिस्थितियों से गुजरे होंगे। लेकिन मैंने कहा ना, कर्म जैसे आप करते हैं आपको फल वैसे ही मिलता है। आपने जो कर्म किया, जिस तरीके से अपनी गतिविधियां की, आपको उसी का फल मिला। ये तो जुडिशियल मैटर था, ये तो था नहीं कि उनको जो है यहाँ के लोगों ने भगाया या तो सरकार ने डंडे मार के भगाया। पूरा आंदोलन के दौरान भी वो दिखे नहीं, फ्रंट फुट पे वो दिखे नहीं थे। और जैसे जैसे आंदोलन 2017 में जैसे आंदोलन की जो रूपरेखा दिखती रही, जो जैसे जो भी आंदोलन का जो भी जो है रूप दिखा और जो भी जिस परिस्थितियों में उनकी ज़रूरत थी, शायद लोगों को वो मिले नहीं। तभी कभी सिक्किम में रहे, कभी जंगलों में रहे, जो उन्होंने दावी किया। खैर वो उनकी बात है, हमें तो, हमारी तो एक ही मकसद है, ओनली वन पॉइंट इंजन रहा है कि पहाड़ में शांति, जिस तरह से 3 साल से पहाड़ में शांति है, लोग अब ऊब चुके हैं इस आंदोलन से। लोग 3 साल में जो धीरे धीरे उनको लगा कि पहाड़ में विकास हो रहा है, टूरिस्ट आ रहे हैं, क्योंकि पहाड़ का बैकबोन ही जो है टूरिज्म है। स्कूल में बच्चों को एडमिशन मिल रहा है, नए स्कूल में बच्चे आ रहे हैं, स्कूल फिर पुनर्जीवित हो रही है। चाय बागान में जो है देखिए, इस बार बिना आंदोलन के ही बोनस हो गया। सरकार ने 20% बोनस, पिछली बार तो काफ़ी हड़ताल हंगामा हुआ था, इस बार नहीं हुआ। 3 साल में पहाड़ में कोई बंद नहीं हुआ, कोई राजनीतिक हिंसा नहीं हुई, कोई घर नहीं जला। तो लोग अमन चैन तो चाहते हैं ना। देखिए, है वो फीलिंग रहती है दिल में गोरखालैंड के प्रति, वो इंस्पिरेशन, वो कहीं ना कहीं वो दिल में हर गोरखा, हर नेपालियों के मन में है। लेकिन साथ साथ ये भी है कि एक अपने बच्चों का भविष्य, आज का जीवन और कल, ये इसको भी लोग अब इसके बारे में भी लोग सोचने लगे। और इस बीच में ये संक्रमण, तो अब लोग नहीं चाहते कि जो है वो 2011, 2014, 2017 वाला जो है दार्जिलिंग दोबारा हो। वो अलग नई दार्जिलिंग देखना चाहते हैं। और जो जिसकी शुरुआत 2017 से, आंदोलन के बाद से जो नई टीम आई, उन्होंने जो की है, सरकार ने और वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने जिस तरह से, माननीय मुख्यमंत्री जिस तरह से दार्जिलिंग को प्यार करती है और दार्जिलिंग की हर मांग, हर इच्छाओं को पूरा करने में वो तत्पर रहती है, तो लोगों को धीरे धीरे ये एहसास, आभास हुआ है। देखिए, 2017 में जो स्थिति था कि पहाड़ बिल्कुल एंटी टीएमसी, एंटी बंगाल गवर्नमेंट था, उसके बावजूद भी तो इलेक्शन में 1,02,000 वोट मिला। मतलब कहीं ना कहीं लोगों में कहीं ना कहीं विश्वास था। तो अभी तो परिस्थिति काफ़ी बदली है, अभी हालात बहुत बदले हैं, सोच में काफ़ी बदलाव आया है लोगों का। ठीक है, जहाँ तक उनका 3 साल बाहर रहने की बात है, राजनीति है। देखिए, राजनीति में कभी अंदर, कभी बाहर, कभी ऊपर, कभी नीचे, ये तो लहरों की तरह होती है। और नेता तो जनता तय करती है ना। नेता मैं कल खड़ा होकर बोल दूं
चौरस्ता में कि मैं नेता हूँ तो कोई नहीं मानेगा ना, वो तो जनता तय करेगी कि अक्सर कहा जाता है कि जब से जीटीए बना है, जीटीए का जो प्रमुख होता है वही पहाड़ का नेतृत्व करता है। इसमें कितनी सच्चाई है? और अगर बिमल गुरुंग वापस आते हैं, लौट कर आते हैं पहाड़ पर, तो क्या उन्हें यह पद मिल सकता है? देखिए ये प्रशासनिक और ये जो डिसीजन वगैरह हैं, अब ये तो उच्च स्तर पे होगी, ठीक है, नंबर वन। नहीं, जैसा आपने कहा कि नेता तो जनता तय करती है। अगर उनके पास जन समर्थन हो, अगर वो अपनी शक्ति प्रदर्शन कर पाए कि लोग उनके साथ हैं, तो क्या उन्हें जीटीए प्रमुख बनाया जा सकता है? एक आशंका की बात है, जैसा लोगों का मानना है। नहीं नहीं, हमने भी नहीं, दो चीजें देखी है, कई चीजें सरकार तय करती। अभी जो व्यवस्था है, अभी के जो लोग हैं, इन्होंने सबसे कठिन परिस्थिति में सरकार का साथ दिया है, ठीक है ना। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि जो लोग तकलीफ के वक्त कठिन विषम परिस्थिति में रहते हैं, उनको उनके साथ दगाबाजी नहीं होता, सरकार उनको लेके चलती है, पहली बात। और अभी जो बिमल गुरुंग जी की बात है, उनको कितना विश्वास किया जाए, बहुत बड़ा सवाल है। इससे पहले भी कई बार कई बातों में कई अड़ान उन्होंने बदले हैं। अभी की परिस्थिति ये है कि अभी ये था ना कि देखिए 17 में तो ये था कि हमें लोगों की जरूरत थी, अभी ऐसा है कि उनको सरकार की जरूरत है। इफ यू वांट्स टू बी बैक इन हिज पॉलिटिकल लाइफ करियर, मतलब बार्गेनिंग के पोजीशन में नहीं है वो। बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी मुझे लगता नहीं कि वो इस पोजीशन में है कि वो बार्गेन कर सके। लेकिन हिंदुस्तान डेमोक्रेटिक कंट्री है, कोई भी आके अपना जो है राजनीति कर सकता है। संविधान के तौर तरीके और लोगों की इच्छा आकांक्षाओं की को ध्यान में रखते हुए अगर वो करते हैं तो अच्छी बात है। कल भी हमने देखा, ईटीए चेयरमैन ने कहा है कि वो आ सकते हैं, अपनी राजनीति कर सकते हैं, लेकिन पहाड़ में जो शांति, पहाड़ की जो मर्यादा है उसको बनाए रखें, जो भाईचारा है उसको कायम रखें। देखिए 2011 में जब हमने तृणमूल कांग्रेस शुरू किया था ना, हमने 300 लोगों को लेकर शुरू किया था, मात्र 300 लोगों को। तभी गोरखा जनमुक्ति मोर्चा की तूती बोलती थी, मतलब उन्होंने जो कहते वही था, कोई कानून था। उस परिस्थिति में हमने पार्टी शुरू की। एक झंडा लगाने का लिए आदमी नहीं मिलता था, हम लोग खुद खड़े होकर झंडा लगाते थे। और उसके बाद जब लोकसभा चुनाव हुआ, भाईचुंग भूटिया हमारे कैंडिडेट थे, हमें पहले लोकसभा चुनाव में 90,000 के अधिक वोट मिला। उसके बाद जो विधानसभा चुनाव हुआ उसमें हमें 1,56,000 वोट मिला। हमारे जीएनएलएफ हमारे संगी थे, हम लोग ने साथ ही मिलकर चुनाव लड़ा था। हमें मिरिक म्यूनसिपलिटी हम लोग ने जीता। करशोंग में तो कई वार्ड में 2, 5, 7 वोट से जो है हम लोग हारे हैं। तो 1,56,000 पूरे पहाड़ में वोट पाना बहुत बड़ी बात होती है। देखिए तो धीरे धीरे ना लोग का जो सोच है वो बदल रहा था। जो अच्छा करेगा, जो उनके उम्मीद पे खड़ा उतरेगा, जो पहाड़ में शांति, समृद्धि, भाईचारा, हार्मनी जो एक कायम करेगा, मुझे लगता है लोग अब उसके बारे में सोचेंगे, उस पार्टी के बारे में सोचेंगे। अब व्यक्ति वाला अलग राजनीति से ना लोग थोड़ा हट रहे नहीं, अब वो नहीं। क्योंकि अभी देखिए 2 बड़े मुद्दे हैं। एक है एम्प्लॉयमेंट, इस संक्रमण के दौरान इतने माइग्रेंट्स आए हैं, और वैसे एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयड यूथ पहले से थे, उसके बाद ये जो हजारों आए हैं, तो उनको कहाँ समेटना, उनके लिए जो सोचेगा। पहाड़ में और मुद्दे हैं, पट्टा के, पट्टा नहीं है टी गार्डन वर्कर्स के और काफ़ी और जगह का, वो एक बहुत बड़ा मुद्दा है। उनके बारे में जो सोचेगा, तो अभी लोगों को क्या ना, उनको पहले चाहिए स्टेबिलिटी, मैं स्थायी हो जाऊं, मेरा अपना कुछ हो जाए, मेरा अपना रहने का ज़मीन का पट्टा नहीं है, मेरा अपना घर का जो है ठिकाना नहीं है, तो मैं अब कहाँ राज्य की बात करूँगा। मैंने पहले कहा, हर गोरखाओं के मन में भावना है गोरखालैंड के प्रति, रहती है। इसका मतलब ये नहीं है कि जो है आगजनी करे, महीनों महीनों बंद करे,
अपने लोगों का घर जलाएं, अपने लोगों को भगाएं। तो और तरीके, मैंने पहले ही कहा था ना, तरीका गलत था। मुद्दा सही रहा होगा, मुद्दा सही होगा, हर सबका मुद्दा होता है, सबका अपना अपना राजनीति अड़ान रहता है, मुद्दा रहता है। उनका जन्म ही उसी से हुआ। GNLF का 6 शेड्यूल उनका मुद्दा है। TMC का बहुत सिंपल मुद्दा है, शांति, सुरक्षा और समृद्धि। नहीं तो एक बात जो मैंने समझी आपसे बात करके कि कहीं ना कहीं तृणमूल कांग्रेस का मुद्दा है पहाड़ को शांत रखना और समृद्धि लाना। और अगर हम गुजामुमो की बात करें आपके मुताबिक, तो गुजामुमो का हर समय आक्रामक रुख रहा है और गोरखालैंड जो है वह आगे रहा है उनका मुद्दा। तो कई लोगों का ऐसा मानना है कि गोरखालैंड को सामने रखकर लोगों ने अपना लैंड बैंक बना लिया, नेताओं ने। तो इस बार अगर गोरखालैंड की बात आती है कहीं ना कहीं चुनाव में, तो इसको लोग किस नजर से देखेंगे? आपको क्या, आप खुद एक पहाड़वासी हैं, आप खुद पहाड़ से बिलोंग करते हैं, आपके मन में भी एक टीस रहती है गोरखालैंड से लेके, गोरखालैंड के प्रति। तो आपको क्या लगता है इस बार क्या होगा? लोगों की प्रतिक्रिया क्या होगी? पहली प्रतिक्रिया क्या होगी कि गोरखालैंड मुद्दे को मुद्दा न रख के सीधे तौर पे गोरखालैंड की बात की जाए, या फिर इस मुद्दे को ही हटा दिया जाए? देखिए, ये ऐसा मुद्दा है, ये मुद्दा था, आज भी है और रहेगा भी। ये एक बड़ा हमारे कम्युनिटी में, हमारी जाति में एक सबसे बड़ा ब्रांड है गोरखालैंड। इसने कई नेता पैदा हुए और कई नेता जो है इसमें खत्म हो गए। और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ऐसी लीडर है जिन्होंने बहुत स्पष्ट रूप में 2017 में आंदोलन के बाद जब ऑल पार्टी मीटिंग हुई थी, उन्होंने बड़े स्पष्ट रूप में ये कहा था कि जो है ये मेरा, इट्स नॉट माई सब्जेक्ट, मेरा अधिकार का बात भी नहीं, इट्स नॉट, मेरा अधिकार में भी नहीं आता है, ये केंद्र वाला मामला है। आप मांग कर ही सकते हैं संविधान के तहत, आप जो आपको अधिकार मिला मांग कर सकते हैं, लेकिन ये मेरा तो कोई मेरे रोल नहीं, मेरा अधिकार क्षेत्र में भी नहीं है। ये दिल्ली का मामला है, पहली बात। दूसरी बात, जब तक नहीं होता है तब तक ये तो लोगों के मन में रहेगा ही। इच्छा, मैंने कहा ना, हर एक के मन में है ये, हर एक गोरखा के दिल की धड़कन है, उसको भी सम्मान करना चाहिए। तरीका गलत था, ये मैं तीसरी बार बोल रहा हूँ। अब लगता है कि इस बार का चुनाव में मुद्दा जो है गोरखालैंड बहुत बड़ा मुद्दा नहीं होगा, क्योंकि जो गोरखालैंड मांग रहे थे, अब वो भी शांति प्रक्रिया में, वो भी जो है इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री का जो तरीका है, उनका जो कार्यशैली है, ममता दीदी का जो कार्य क्षमता है, वो जो कहती है वो करती है, उस पर विश्वास रख के उनके साथ हाथ मिला के आए हैं। तो ये तो बहुत ही स्पष्ट है ना। और कौन मांगेगा, बोलिए? और तो कोई है ही नहीं। जो भी इसमें मांग रहे थे वो तो पहाड़ की उन्नति, पहाड़ के विकास, पहाड़ की शांति के लिए ही तो हाथ मिला रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, बहुत बड़ा मैसेज है। तो मतलब ये अगर स्पष्ट रूप से माना जाए कि मुख्यमंत्री की बहुत बड़ी जीत कहा जा सकता है इसे, इनके द्वारा किए जा रहे कार्यों की जीत कहा जा सकता है, जिससे कि कहीं ना कहीं बिमल गुरुंग का जो खेमा है, उन्होंने इसको स्वीकार कर वापस तृणमूल के समर्थन में आए, क्योंकि इससे पहले भी तृणमूल का समर्थन में थे। तो उस वक्त शायद एक प्रक्रिया हुई थी, कुछ समझौता हुआ था, वो क्या था, थोड़ा सा इस पे प्रकाश डालेंगे? देखिए, अभी तक ना पार्टी की तरफ से कोई आधिकारिक बयान आया है, ना सरकार की तरफ से। 2016 या 12 में एक समझौता हुआ था शायद। नहीं, वो जब 12 में जब GTA फॉर्मेशन हुआ था, तब हम लोग तृणमूल कांग्रेस के भी कैंडिडेट इस GTA इलेक्शन में हम लोग ने भी कैंडिडेचर दिया था। तब मोर्चा के रिक्वेस्ट पे पार्टी सुप्रीमो ने ये घोषणा की थी कि हम लोग विड्रॉ कर रहे हैं कैंडिडेट। तो वो अनअपोज वो जीत गए थे, नंबर 1। लेकिन अभी का जो माहौल है, दो चीजें मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं। देखिए, आधिकारिक तौर पे अभी जितने भी हमने बात की ना, आधिकारिक तौर पे तो अभी तक ना पार्टी की कोई घोषणा हुई है, पार्टी से भी कोई घोषणा नहीं हुआ, सरकार की भी कोई आधिकारिक पुष्टि या घोषणा नहीं हुई है। ये सारे जितने भी बातचीत हो रही है, जो मीडिया में रिपोर्ट्स आ रहे हैं, ये
एक ही बात को लेके हो रही है कि ये बिमल गुरुंग जी का जो उनका जो प्रेस कॉन्फ्रेंस था। नहीं, मैं आपको स्पष्ट इसमें बीच में काटूंगा। इसमें जो ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस का जो आधिकारिक ट्विटर पेज है उस पर इस बात को वेलकम किया गया है, इसके बिमल गुरुंग के रुख को। नहीं ठीक है, वो तो मैंने पहले ही कहा ना, वेलकम तो हर कोई कर रहा है, हम भी कर रहे हैं। हमने भी कहा कि आप आके अपना राजनीति कर सकते हैं, मोस्ट वेलकम। लेकिन आधिकारिक का मतलब तो यही हो गया ना कि हम स्वीकार कर रहे हैं। आगे का नहीं, वेलकम करने का मतलब स्वीकार करना नहीं होता है, ठीक है ना। आगे का जो भी अभी जैसे 2 दिन में जो भी डेवलपमेंट हुए हैं या जो भी डेवलपमेंट होंगे, कि किस तरीके से कैसे उनको कहाँ एडजस्ट किया जाएगा, क्या रणनीति रहेगी, राजनीतिक तौर पे क्या रणनीति रहेगी और सरकारी तौर पे क्या रणनीति रहेगी, जब तक आधिकारिक घोषणा नहीं होती है। वेलकम करना तो एक बात, एक पक्ष है, लेकिन यहाँ सारा जो इतना बड़ा मीडिया हाइप और ये जो हम भी आपके साथ वॉक एंड टॉक कर रहे हैं, एक ही बात पे बेस होगी कि उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था, उन्होंने ये बात कहा और जिसका हम स्वागत करते हैं, अच्छी बात है। उन्होंने कहा कि जो है, मैंने तो पहले ही कहा, 12 साल में नदी भी अपना रुख बदलती है, तो 12 साल में उनको भी समझ में आया कि वो जिनके साथ बीजेपी के साथ चल रहे थे, वो वहाँ पे सिर्फ धोखा था। वो सिर्फ उन्होंने इतने साल गोरखाओं को वोट बैंक की तरह यूज किया और इतने साल सिर्फ दार्जिलिंग और दिल्ली करवाया। कई मीटिंग्स हुई हैं, 11 मीटिंग्स तो GTA फॉर्मेशन से पहले ही 2011-12 में इतनी सारी मीटिंग हुई। 7 में 8 में दिल्ली में बहुत सारे ट्राई पार्टी मीटिंग हुई। और सबसे बड़ी मज़ेदार बात है, मुझे लगता है जो भी हाल ही में जो हुआ, आपको जो मालूम, अगर आपको याद दिलाऊं कि केंद्र सरकार गृह मंत्रालय ने एक चिट्ठी भेजा था कि एक मीटिंग है, ट्राई पार्टी मीटिंग और गोरखालैंड इश्यूज को लेके बोल के 24 घंटे के अंदर एक नया कॉरिडोरम आया, नया नोटिफिकेशन आया कि गोरखालैंड नहीं, GTA को मुद्दे को लेके। वो क्यों हुआ? क्योंकि राज्य बीजेपी का इतना दबाव रहा कि 24 घंटे में ही उन्होंने मीटिंग एजेंडा चेंज कर दिया। तो शायद ये एक बहुत बड़ा सबक, एक बड़ा मैसेज, शायद ये आई ओपनर था ये मोर्चा के लिए, कि उनको लगा कि इतने सालों के जो झूठे वादे और सपने, जहाँ प्रधानमंत्री जी ने कहा था आपके सपने हमारे सपने, गोरखाओं के सपने हमारे सपने हैं, तो सपने सपने ही रह गए। देखिए, सपने तो आदमी सपने कब देखता है? जब आप आंख बंद करके सोते हो तब देखते हो, आंख खोल के तो आप सपना देख नहीं सकते हो, है कि नहीं? बताइए। बारंबार जो सपना देखने और दिखाने की परंपरा जो चली आ रही है बरसों से, सुभाष घिसिंग के समय से, उस परंपरा पर अब कहीं ना कहीं लग रहा है कि विराम लगेगा बिमल गुरुंग के तृणमूल को समर्थन के बाद। ये तो उन्होंने खुद ही स्वीकार किया। देखिए, उन्होंने कहा कि ममता दीदी ही ऐसी हैं, जो वो बोलती है वो करती है, वो हकीकत ये है और यही हकीकत है। और ये चीज़ हम लोग ने दावा नहीं किया। जब हम लोग बोलते थे पहले, जब हम इस मुद्दे पे हम लोग बोलते थे, कि तब लोगों को लगता था कि हम सिर्फ जो है अपने नेता को, अपनी नेत्री के ऊपर रख के बात कर रहे हैं। लेकिन आज बिमल गुरुंग खुद ही स्वीकार कर रहे हैं, वो खुद ही इस बात को मान रहे हैं कि जो वो कहती है वो पूरा होता है, वो पूरा करती है। तो ये तो बहुत बड़ी उपलब्धि है। ये हमारे लीडर के बहुत बड़ी उपलब्धि है और पार्टी के पक्ष में बहुत बड़ी उपलब्धि, सरकार के पक्ष में बहुत बड़ी उपलब्धि है कि 12 साल तक भारत के गोरखाओं को बीजेपी ने सिर्फ वोट बैंक की तहत इस्तेमाल किया और आज उनका भ्रम टूटा। आज उनके साथ जो विश्वासघात हुआ, उनको जब ये महसूस हुआ, जब महसूस सिर्फ नहीं हुआ, ये प्रत्यक्ष रूप में उन्होंने देखा कि जो है ये सिर्फ, और जहाँ तक सिर्फ गोरखालैंड की बात छोड़ दीजिए, 11 जनजातियों, जो हमारी कम्युनिटी का जो 11 जनजाति है, हमारी 11 जनजातियों, जो 11 जातियों को जनजाति का देना था दर्जा। तो ये 2014 इससे पहले वाले लोकसभा चुनाव से पहले ही राज्य सरकार ने ये कैबिनेट में ऑलरेडी अप्रूव करके इसको केंद्र को भेजा था। ये 11 जातियों का जो मुद्दा था, तब से लेके अब तक वो पेंडिंग है। और कई बार, चाहे वो MP हो बीजेपी के, चाहे वो मंत्री हो, चाहे बीजेपी के पार्टी के प्रमुख हो, चाहे गृह मंत्री हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, मतलब
सारे जितने भी आला अधिकारी बीजेपी के पार्टी के सरकार के हैं वो हमेशा दावा करते रहे हैं कि जो है ये जो 11 जातियों को जो है उनको जनजाति का दर्जा मिलेगा। अब जाके मालूम हुआ कि वो नहीं मिलने वाला है, क्योंकि अगर ये 11 जातियों को दिया जाएगा तो ऐसे तो 3000 जाति है जो एप्लीकेशन है केंद्र सरकार के पास, फिर सबको देना पड़ेगा। अभी भी जेपी नड्डा जी आए थे 4 दिन पहले, वो तभी भी बोल के गए। शायद उनको ये नहीं मालूम कि कई आरटीआई हुए हैं और आरटीआई में बहुत स्पष्ट तौर पे जो है जो जवाब आए हैं उसमें स्पष्ट तौर पे सरकार ने लिख के भेजा है, विभाग ने लिख के भेजा है कि अभी ऐसा कोई प्रक्रिया में नहीं है और ऐसा कुछ होने का कोई मौका नहीं है। और यहाँ दावा करते हैं, खोखले दावा करते हैं कि जो है आपका 11 जातियों को जनजाति का दर्जा मिलेगा। तो ये भी बहुत बड़ा समझ मुझे लगता है मोर्चा को आया कि जो एक छोटा सा मुद्दा जो केंद्र सरकार जो कभी भी कर सकता है, एक बिल कभी भी पार्लियामेंट में लाके कर सकता है, तो वही नहीं कर पाया। तो राज्य की बात तो बहुत बड़ी बात है, ये तो जमीन और आसमान की बात हो गई। मैं 1 मिनट दर्शकों को फिर से बता देना चाहूँगा, मेरे साथ जो शख्स हैं वह बिन्नी शर्मा है और बिन्नी शर्मा पहाड़ की राजनीति को बखूबी समझते हैं और इन्होंने काफ़ी नज़दीक से देखा है पहाड़ की राजनीति को और यह एक ज़माने में प्रवक्ता भी रह चुके हैं, महासचिव और प्रवक्ता का रोल भी निभा चुके हैं पहाड़ी राजनीति में। इस वक्त हम बात कर रहे थे बिमल गुरुंग के बारे में कि बिमल गुरुंग का पहाड़ पर जाना और माने वापस तृणमूल को समर्थन देना और पहाड़ पर जाना। अच्छा, पहाड़ पर उनका अगर उनको क्या लगता है आपको कि पहाड़ की जनता अभी अगर वो आते हैं तो उनको एक्सेप्ट करेगी? ये राजनीति फिर से नहीं दोहराई जाएगी जो पहले थी कि पहाड़ पर जो एक नेता है, एक ही नेता हुआ करता था, दूसरे को भगा दिया जाता था, ये राजनीति रहेगी अब? नहीं, अब वो भगाने का काम मुझे लगता नहीं होगा, वो समय गया। और भाजपा के जो सांसद हैं राजू बिष्ट जी, अब उनका आपको क्या लगता है क्या रोल रहेगा इस पूरे राजनीतिक घटनाक्रम में? अगर मैं बहुत स्पष्ट तौर से अगर कहूँ, बहुत 2 चीजें कहूंगा। एक, बिमल गुरुंग जी जब तक बाहर रहे 3 साल, उनको गोरखाओं का एक मसीहा के तौर पे देखा जाता था, एक गोरखा के पूरे हिंदुस्तान के गोरखाओं के लीडर के रूप में उनको देखा जाता था, क्योंकि उन्होंने अपना मुद्दा को नहीं छोड़ा, अड़ान को नहीं छोड़ा, वो राज्य सरकार से नहीं झुके, वो दबाव के में नहीं झुके, वो जो है अपना मुद्दा को उन्होंने नहीं छोड़ा। अब क्योंकि वो राज्य के साथ ही मिलके वो आ रहे हैं, तो ये बड़ा रोचक है, थोड़ा देखना पड़ेगा। ये आगे वाले दिन थोड़े रोचक रहेंगे कि लोग क्या उसी नज़र से देखेंगे। क्योंकि 2017 में जब अनिल थापा जी और विनय तामांग जी जब ये गवर्नमेंट से पीस टॉक करके जब आए थे, तो उनको गद्दार का एक टैग लगा हुआ था। उनको ये लगा, उन पे एक बड़ा टैग लगा हुआ था कि उन्होंने गद्दारी की अपनी जाति के साथ। वो उन्होंने जो अपना मुद्दा को बेच दिया राज्य सरकार के हाथ में। अब लोग ये जो 2 दिन का जो घटनाक्रम है, मुझे लगता है कि जो टैग लगा था उनके ऊपर, वो टैग उनके ऊपर से हट रहा है। सोशल मीडिया, डिजिटल प्लेटफॉर्म में, फेसबुक पेजेस में, ऑफिशियल पार्टी के जो भी पेजेस में हम देख रहे हैं, जो हम फॉलो कर रहे हैं, तो लोगों की भावनाएं जो जिस तरह से आ रही है, मैं बस स्पष्ट तौर पर रख रहा हूँ। तो अभी बहुत कुछ कहना बहुत जल्दी होगा कि वो किस रूप पे आएंगे। अनित और विनय तामांग तो जब कल आए थे तो वो जीटी हाथ में लेके आए थे, ये तो खाली हाथ आ रहे हैं। तो मैंने कहा ना पहले, नेता तो जनता तय करती है। अब जनता उसको, अभी तो सारे फेस्टिव मूड में है, दशई हमारी जाति का सबसे बड़ा उत्सव है, तो अभी सारे फेस्टिव मूड में है। तो अभी ये देखना है कि ये फेस्टिव मूड के बाद क्या मोड रहेगा लोगों का, मूड नहीं मोड क्या रहेगा। तो ये अभी वेट एंड वॉच वाली सिचुएशन है। लेकिन हमें लगता है कि जो डेवलपमेंट्स हुए हैं, इससे हमारी पार्टी की शक्ति और बढ़ेगी। हम लोग चाहते हैं कि सबको लेके साथ चलें। पहाड़ के विकास में जो हैं, सब हाथ से हाथ पकड़ के जो है अगर आगे बढ़ेंगे तो मुद्दा तो रहेंगी, मुद्दा तो
हमेशा रहेंगी जब तक पूरा नहीं होगा मुद्दा पे, वरना मुद्दा जिस दिन खत्म हो जाएगा। अब देखिए झारखंड का मुद्दा, देखिए झारखंड का स्टेटहुड का, झारखंड शिबू सोरेन जी ने शुरू किया था, अब आज शिबू सोरेन जी का कोई नाम भी नहीं लेता। मुद्दा खत्म तो व्यक्ति और वो व्यक्ति की व्यक्तित्व खत्म हो जाती है, तो उस व्यक्ति की व्यक्तित्व को बचा कर रखने के लिए भी मुद्दा को बचा कर रखते हैं लोग। ये राजनीति है, देखिए भाई, ये राजनीति है। तो कई चीजें हैं ना, कई चीजें हम बोल भी नहीं, खुल के बोल नहीं सकते हैं। नहीं, हम आपसे खुलकर इसलिए बात करें क्योंकि आप इतने साल पहाड़ की राजनीति का अनुभव आपको रहा है, और हम इस मुद्दे पर अगर किसी व्यक्ति से बात कर सकते थे तो हमें लगा कि आप ही वो व्यक्ति हैं जो पहाड़ से संबंधित जो राजनीति है उसके बारे में कहीं ना कहीं अपनी राय बेबाकी से रख सकते हैं। और हमने जो सवाल किया, आपने शायद उसको गौर नहीं किया, हमने कहा कि अब MP राजू बिष्ट का रुख के बारे में आप थोड़ा सा स्पष्ट करिए कि पहाड़ की जनता का रुख उनके प्रति क्या हो सकता है, एक संभावित। देखिए कुछ व्यक्ति जो है ना तकदीर के धनी होते हैं। कुछ मेरा जो मानना है कि कुछ लोग अपने क्षमता से नेता बनते हैं, कुछ लोग संबंध से नेता बनते हैं। इनको तो राजनीति का अनुभव था नहीं, ये तो कॉर्पोरेट वर्ल्ड के हैं, तो ये अपनी क्षमता से तो MP बने नहीं है, नेता बने नहीं, वो संबंध से बने हैं। क्योंकि जिस व्यापारिक घराने से इनका संबंध था, उनका जो संघ से या BJP से जो संबंध रहा, तो वो वहां से ये नेता बने। ये आज पूरी तौर से गोरखाओं के वोट से जो है विमल गुरुंग, मन सिंह, इनके सपोर्ट से वो MP बने हैं। लोगों ने उनको वोट नहीं दिया, लोगों ने मुद्दे को वोट दिया था। कि ये खड़े होके महाकाल का कसम खा के बोले थे कि मैं गोरखा लेके आऊंगा। अपने साथ वीडियो देखा भी होगा। जब पहाड़ के जो जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, जो प्रो गोरखालैंड वाले पार्टी है, अब सभी कह रहे हैं, सभी उंगली उठाने लग गए हैं, चाहे क्रमापा हो, चाहे मोर्चा हो, चाहे JNLF हो, सब में स्पष्ट तौर पे उनको समझ में आ गया। जैसे अनित बिने खेमा वाले अलग ऑलरेडी हो गए, अब विमल गुरुंग भी अलग हो गए। JNLF वाले तो बार बार कह रहे कि भाई ये क्या है, परमानेंट पॉलिटिकल सोल्यूशन बताओ हमको, ये कराओ उनको। तो मुझे लगता है कि कल जब पहाड़ जाएंगे तो उनको झंडा दिखाने का वाला बंदा भी नहीं रहेगा उनके पास, अगर ये हाल रही तो। क्योंकि इन्होंने सिर्फ किया तो झूठ की राजनीति किया, अभी से नहीं। ये तीसरे MP हैं BJP के, तो दोनों MP के टाइम भी तो ये माहौल नहीं रहा, राजनीतिक ऐसी उलट पलट कभी नहीं हुआ था। अब ये तो दावा करते कि हमने पार्लियामेंट में हमेशा आपका बात उठा है। अब 0 आवर में तो आप कुछ भी, आप गाना गाइए, रोइए, चिल्लाइए, कुछ भी मुद्दा उठाइए, आप जब तक रिकॉर्ड नहीं होता, जवाब नहीं आता, उस पर कार्रवाई नहीं होती, वो पार्लियामेंट के अंदर चिल्लाना और पार्लियामेंट के बाहर प्ले कार्ड लेके खड़ा होना एक ही बात है। आप डॉक्टर के पास जा रहे हैं, ये तो डॉक्टर के पास गए, आपको बुखार हुआ, आप चैम्बर के बाहर ही खड़े होंगे, डॉक्टर का नाम देख लिया, दवाई का दुकान दिख लिया, घर वापस आ गए, उससे इलाज थोड़ी होता है। तो वो तो वही हो रहा था। अब इनको मालूम चलेगा कि जिन पहाड़ के गोरखाओं के वोट से वो MP बने हैं, जब वो साथ नहीं खड़े होंगे तो वो दर्द क्या होता है, चुभन क्या होता है। वो खुद को अपने आप को गोरखा दावी करते हैं। तो अब उनको वो दर्द, वो चुभन उनको महसूस होगा जब अगली बार पहाड़ जाएंगे और 10 लोग उनके साथ नहीं खड़े रहेंगे। तभी भी तो JNLF, मोर्चा, क्रमापा और जितने भी AVGL, ये सब थे उनके साथ। क्योंकि भाजपा का ऐसा संगठन तो है नहीं पहाड़ में। जो भी मोर्चा के लोग हैं वही भाजपा में थे, जो भी प्रेशर में रहे, जो भी नहीं खुल के आना चाह रहे थे, किन्हीं राजनीतिक प्रशासनिक परिस्थितियों को थोड़ा जो दूर रहना चाहते, नहीं टारगेट होना चाह रहे थे। 17 के बाद थोड़े से लोग ये हो गए थे, पीछे हो गए थे। तो वो लोग जो हैं, वही लोग BJP का झंडा लेके निकल रहे थे। अब ये भी बड़ा रोचक, आपको सवाल भी बड़ा रोचक था और हालात भी बड़े रोचक है कि अब वो दिन नहीं रहेंगे। अब मतलब विनय शर्मा जी का कहना है कि अब वो दिन नहीं रहेंगे। हो सकता है जो हालात पहले थे, अब भाजपा के लिए स्थितियां थोड़ी बदली हुई नजर आएंगी पहाड़ पर। अच्छा, एक आखिरी सवाल मैं करना चाह रहा था कि एक कहावत है, एक म्यान में 2 तलवार नहीं रह सकती है।
और इस वक्त गोजामुमो जो है वह एक म्यान है और उसमें दो तलवारें हैं, विमल गुरुंग और विनय तमांग। तो आपको क्या लगता है कि यह स्थिति क्या होगी? टकराव की स्थिति नहीं बनेगी? क्योंकि गोजामुमो तो एक ही है और नेतृत्व दो हो जाएंगे आप। कोई नहीं, और एक मयान खरीद लेंगे, क्या बात है, ऐसी क्या बात है। और एक मयान खरीद लेंगे, दूसरी मयान किसके लिए खरीदेंगे? जो ऑलरेडी, जो तलवार ऑलरेडी मयान में है, जो तलवार, जो खाली तलवार है उसके लिए खरीदेंगे। देखिए, दो चीजें हैं ये, इस बात पे हम लोग भी चर्चा कर रहे थे कि जो है अगर वो आते हैं वापस तो लॉ एंड ऑर्डर की क्या होगा, क्योंकि निचले गांव के समष्टि और ब्लॉक के स्तर पे जो है लोगों के बीच थोड़ी सी अनबन ना हो जाए। तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट विषय है, इसलिए इम्पोर्टेंट विषय है कि हम लोग बार बार कह रहे हैं पहाड़ में शांति, पहाड़ में शांति, समृद्धि, लोग सुरक्षित रहें, और वो 2017 से पहले जो देखा पहाड़ वो ना रहे। तो उसको लेके मुझे निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं विचार विमर्श हो रहा होगा। वो जो लौट के आ रहे हैं तो जिस परिस्थिति में आ रहे हैं, निश्चित रूप में इन सब बातों में भी चर्चा होगी। और मुझे लगता नहीं कि अब ऐसी कोई लड़ाई की परिस्थिति है, लेकिन कभी हो सकता है, राजनीति है तो राजनीति में तो आप कुछ बोल नहीं सकते। और हालात, परिस्थिति सुबह शाम, सुबह की अलग रहती, शाम को अलग रहती है। कई इतने साल से जो दबे अरमान, जो भी लोगों की भावनाएं थी, कहीं कहीं विस्फोट भी हो सकती है। तो उसमें हम सबको मिलके, प्रशासन के साथ मिलके लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना, सबको करने का हम सबका जिम्मेवारी है। और सारे पॉलिटिकल लीडर्स को भी हम अपील करेंगे कि बस जो इतने सालों से, 3 साल में जो पहाड़ में जो एक माहौल रहा है शांति का, वो बरकरार है। ये अपील भी रहेगा और सुझाव भी रहेगा, जिससे, क्योंकि पहाड़ में अगर शांति होता है ना तो सिलीगुड़ी को असर नहीं पड़ता, जलपाईगुड़ी को असर नहीं पड़ता, कूच बिहार को असर नहीं पड़ता, असर पहाड़ को ही पड़ता है। पहाड़ में अगर बंद होता है तो पहाड़ के लोग का असर होता है, बाकी लोगों को नहीं होता है। तो हमने ये बात उन लोगों को समझाना, बताने की कोशिश की है कि ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि असर हमारे लोगों को ही होता, बाहर को कहीं किसी लोग को नहीं होता। क्योंकि यहाँ सून से लेकर नून तक हमें नीचे से लेकर जाना पड़ता है सिलीगुड़ी से। एक दवाई भी हो तो नीचे दौड़ के आनी पड़ती है, एक डॉक्टर भी दिखा तो नीचे दौड़ के आनी पड़ती है। तो ये हालात, ये माहौल ना हो, कि ऐसा ना हो कि एक भाई दूसरे भाई को देख के कंधा झुका के, सर झुका के जो है दूसरे गले से निकले, कम से कम गले मिल के निकले। तो ये परिस्थिति भी जो है, राजनीति में कुछ भी असंभव नहीं होता, आप जानते हैं। अनसीन मैथमेटिक्स, 2 और 2 4 और 2 और 2 22 भी होती है। तो राजनीति में कुछ भी चीज़ जो है, देयर इज नथिंग कॉल्ड इम्पॉसिबल। समय बलवान होता है और समय के साथ परिस्थितियाँ बदलती है। तो हमें उम्मीद है कि ये बदले हालात, बदले राजनीतिक हालात, और जो आने वाले दिन हैं पहाड़ के, वो सुखमय और शांतिमय रहें। सामने आज फुलपाती है, तो सबको सप्तमी, महासप्तमी और फुलपाती का सबको शुभकामना। संपूर्ण मेरा अपने दाजू भाई अलाई फुलपाती को शुभकामना, विजयदशमी को शुभकामना। ये जितने भी गलत, इविल जितने भी है पहाड़ के, चाहे वो सोच हो, चाहे वो माहौल हो, ये सब माता भगवती उसको नष्ट कर दे, और एक पहाड़, एक नया पहाड़, एक समृद्ध पहाड़, भाईचारा वाला पहाड़ फिर अपने पैरों पे खड़े हो। मैं यही कामना करता हूँ। तो यूनाइट कभी हो पाएगा गोरखा? मतलब गोरखा नहीं, मतलब पूरा पहाड़ की अगर बात करूं, जितने राजनीतिक दल है वो सारे यूनाइट अगर हो जाएं तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं शांति समृद्धि आ सकती है। टकराव तभी होता है जब अलग अलग होते हैं लोग, सोच अलग होती है। देखिए, है कि नहीं? सुनिए, क्या होता है कि जब व्यवस्था जब बदलता है ना, अगर लोगों का मानसिकता भी बदल जाए ना, तब परिवर्तन आता है। व्यवस्था बदलने के बाद अगर लोगों की मानसिकता में बदलाव ना आए तो कुछ नहीं हो सकता है। तो वो मानसिकता में बदलाव लाना बहुत जरूरी है। तो समय की बात है, समय लगेगा। मैंने कहा समय बलवान होता है, समय ही तय करेगा। समय चक्र है, खेल है। 2017 से लेकर आज तक की आप पहाड़ की राजनीति का आप चक्र देखेंगे, कितना उतार चढ़ाव आया, क्या कैसे कैसे परिस्थितियों से हम लोग गुजरे हैं। तो अच्छे परिस्थिति भी रहे, बुरे भी रहे। तो आगे वाले दिन जो है, जो संकेत है, मुझे लगता है कि अच्छे ही रहेंगे।
धन्यवाद। विनीत शर्मा जी से हमारी लगभग काफ़ी लंबी बातचीत हुई और इन्होंने काफ़ी बेबाकी से हर बात का जवाब दिया। हमने इनसे एक आकलन, एक समीक्षा टाइप की इनसे पूछा कि इनका पहाड़ की राजनीति के बारे में क्या दृष्टिकोण है, कैसा दृष्टिकोण है, ये क्या सोचते हैं उसके बारे में। इन्होंने बहुत स्पष्ट बातें कही और हम भी यही कामना करेंगे कि पहाड़ पर समृद्धि लौटे, शांति लौटे। इसी भावना के साथ हम आज के इस कार्यक्रम को समाप्त करना चाहेंगे और साथ ही आप सभी को महासप्तमी की ढेर सारी शुभकामनाएं और आप यूं ही देखते रहिए दिन भर हर समय खबर समय। धन्यवाद।